एप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। व्हेन दिस कंसेप्ट विल एप्लीकेबल, ये कंसेप्ट कब अप्लाई होगा, ये कंसेप्ट है क्या, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, डेब्टर्स और सेवरल डेब्ट्स। आपको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों फी पे करने की बाकी है। सेवरल डेब्ट टू द सेम क्रेडिटर्स, टू द सेम क्रेडिटर्स। एट दैट टाइम यू आर मेकिंग द पेमेंट, आप पेमेंट कर रहे हो। आपका 1 लाख पेमेंट बाकी था, आपने मुझे सिर्फ 25,000 का पेमेंट किया। इट मीन्स इट नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेब्ट्स। क्या बोला है, डेटर्स और सेवरल डेब्ट्स, आपका फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों फीस पे करने की बाकी है। सेम क्रेडिटर्स को पे करने की बाकी है। आप पेमेंट कर रहे हो, आपका पेमेंट सफिशिएंट नहीं है, कम है, तो मैं किसके सामने एडजस्ट करूंगा, वेदर फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। ऐसे केस में पेमेंट किसके सामने एडजस्ट होगा, एप्रोप्रिएट होगा, वेदर फाउंडेशन के सामने, इंटर के सामने और फाइनल के सामने। हाउ कैन एडजस्ट, वो कहाँ बताया है, सेक्शन 59 to 61 में बताया है। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेक्शन 59, जिसने पेमेंट किया है उसने ही आपको इंडिकेट कर दिया है। डेटर्स ने बोल दिया है सर फाइनल की फीस के सामने एडजस्ट करना, एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। आपने मुझे बोला सर फाइनल के सामने एडजस्ट करना, वह डेटर ओइंग सेवरल डेब्ट टू ए वन पर्सन, पेमेंट इज मेड एक्सप्रेस इंटीमेशन। आपने बता दिया एक्सप्रेस इंटीमेशन, आपने बता दिया इसके सामने। ऑल सर्कमस्टेंसेस, मैंने बोला था आपको भाई जल्दी फाउंडेशन की भी पे कर, अभी टाइम बेड हो रहा है, वरना मैं स्यू कर दूंगा। सर्कमस्टेंसेस मैंने बोला था आपको, वरना मैं स्यू करने वाला था। 3 साल हो रहे थे, लिमिटेशन ऑफ द एक्ट अप्लाई हो रहा था। आपने मुझे फाउंडेशन की फीस जितनी 20,000 बाकी थी वही पे किया। इट मीन्स व्हाट, सर्कमस्टेंसेस सो दैट इट इज फॉर द फाउंडेशन। तो 2 वर्ड यहां यूज किया है, एक्सप्रेस इंटीमेशन और सर्कमस्टेंसेस। एक्सप्रेस इंटीमेशन और सर्कमस्टेंसेस imply that some particular debt must be applied accordingly। सर्कमस्टेंसेस से मालूम पड़ जाता है तो भी उसके सामने, बोल दिया है तो भी उसके सामने। सेक्शन 59 बोल रही है कि जिसने पे किया है वो जैसे बोलेगा वैसे एडजस्ट करो। ऐसी सिचुएशन है, परिस्थितियां है, मालूम पड़ जाता है तो उसी तरीके से एडजस्ट करो। 59 के बाद सेक्शन 60, पेमेंट जिसने किया है उसने बताया नहीं किसके सामने एडजस्ट करना। ओमिटेड, डेटर हैज ओमिटेड, आप भूल गए, वैसे जल्दी में थे पेमेंट करके चले गए। ओमिटेड टू इंटीमेट, आप बताना मुझे भूल गए। देयर इज नो एनी अदर सर्कमस्टेंसेस, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कैसे सेटल करना। नो ए सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं है, कंडीशन भी नहीं है कि हमें मालूम पड़े। तो क्या होगा, क्रेडिटर्स के डिस्क्रेशन से, मुझे ठीक लगेगा तो मैं फाउंडेशन के सामने, मुझे ठीक लगेगा तो मैं इंटर के सामने, और मुझे ठीक लगेगा तो मैं फाउंडेशन के सामने एडजस्ट करूंगा। लेकिन सर वो तो फाउंडेशन 3 साल पुराना है और लिमिटेशन एक्ट ने बोला है टाइम बेड के लिए स्यू नहीं कर सकते। अरे टाइम बेड के लिए स्यू नहीं कर सकते इसीलिए तो मैं उसके सामने एडजस्ट कर रहा हूं। आपको बोलना था ना, आपने नहीं बोला है तो मैं 3 साल पुराने डेट के सामने भी एडजस्ट कर लूंगा। ऑप्शन गिवन टू मी वेदर टाइम बेड और नॉट, ऐसा वर्ड यूज किया है। तो कॉमन सेंस क्या बोलेगा, किसके सामने एडजस्ट करूंगा, टाइम बेड के सामने तो एडजस्ट करूंगा मैं। इसीलिए टाइम बेड के सामने एडजस्ट करने के का मेरे पास राइट है तो मैं उसके सामने एडजस्ट करूंगा। फर्स्ट 59 ने क्या बोला, डेटर्स बोल देगा इसके सामने एडजस्ट करो, सर्कमस्टेंसेस में बोल मालूम पड़ जाता है। डेटर्स ने नहीं बोला तो क्रेडिटर, मैं आपको बता दूंगा इसके सामने एडजस्ट कर रहा हूं। लेकिन डिस्प्यूट है तो
आपने बोला सर फाउंडेशन की फी तो मैंने दे दी थी, मैंने बोला मुझे नहीं मिली है, पहुंच दिखाओ, डिस्प्यूट है, कोर्ट में गए, वोटेवर। डेटर से बोला था मैंने पेमेंट कर दिया है, क्रेडिटर से बोला मुझे नहीं मिला है, दोनों कोर्ट में जाने वाले हैं, कोर्ट में गए हैं, आपने मुझे लम्प सम पेमेंट किया, फाउंडेशन की फी के लिए डिस्प्यूट है, इंटर फाइनल के लिए डिस्प्यूट नहीं है, तो मैं इंटर और फाइनल के सामने एडजस्ट कर सकता हूं, फाउंडेशन के सामने नहीं, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। रिमेंबर, टाइम बैड है तो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन डिस्प्यूटेड के सामने नहीं नहीं नहीं। केस स्टडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। नाइदर ऑफ द पार्टी, किसी ने बताया नहीं, एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट वह नाइदर पार्टी एप्रोप्रिएट्स। देखो आपने भी बताया नहीं, मैंने भी बताया नहीं, तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ टाइम, फर्स्ट इन टाइम, पहले फाउंडेशन की ड्यू हुई थी, बाद में इंटर की, बाद में फाइनल की। नाइदर ऑफ द पार्टीज, किसी ने भी बताया नहीं, किसी ने भी बताया नहीं, तो क्या? ऑर्डर ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम। उसमें भी देखने की जरूरत नहीं है, अरे सर वो फाउंडेशन तो 3 साल पुराना है, क्या हो गया भाई? क्लियरली सेक्शन बोला है वेदर टाइम बैड और नॉट, दोनों में बोला है आपको, अर्लियर सेक्शन 60 में भी बोला था, 61 में भी बोला है, आपको बताना चाहिए ना। आपने मुझे नहीं बताया तो मैं तो कुछ भी करूंगा ना, मैं तो मेरे फायदे में ही करूंगा ना, मैं क्या करूंगा? आपने नहीं बताया तो मैं टाइम बैड डेट के सामने भी एडजस्ट ले लूंगा, मेरा डिस्कशन सेक्शन 60, दोनों ने कुछ क्लेरिफाई नहीं किया। फर्स्ट इन टाइम, पुराना डेट 3 इयर्स पुराना है तो भी एडजस्ट हो पाएगा, एंड इक्वल स्टैंडिंग है तो फाउंडेशन की मेस की 5,000, अकाउंट की 5,000, लो की, इको की 20,000 बाकी था, आपने लम सम 10,000 दे दिया, तो प्रपोर्शनेट in the ratio of outstanding of each subject, proportionate। 5555 बाकी है तो 2500 2500 2500 2500 में एडजस्ट होगा proportionately। Friends, appropriation of the payment is very easy। appropriation of the payment में सबसे पहले क्रेडिटर्स को बताना है, नहीं बताया तो डेटर्स को बोलना है, उससे डेटर्स को बोलना है, डेटर से नहीं बताया तो क्रेडिटर्स को बोलना है, यानी पेयर को पहले बोलना है, पेयर नहीं बोला है तो रिसिपिएंट है वो बोल देगा, दोनों नहीं बोलेंगे तो ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर टाइम बेड और नॉट, इट इज नॉट रिलेवेंट, डिस्प्यूटेड डेट के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? सर आपने तो सिखाया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है, परफॉर्म करने के लिए, एंगेजमेंट क्यों की जाती है, पहले तो आपने बताया था शादी के लिए, तो यहाँ तो भी आप पढ़ा रहे हो नीड नॉट बी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। जयदीप वर्सेस जया का मैरिज होने वाला था, वर्सेस बोल रहा हूँ मैं, फाइटिंग, लेकिन बाद में दोनों की कंसेंट हो गई, अच्छा मॉडल मार्केट में अवेलेबल है, हमें दोनों को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हमारा दोनों का जचेगा नहीं, तो नीड नॉट बी परफॉर्म, कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। सेक्शन 62 से लेके 67 तक हमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या है? नोवेशन, रिसिशन, अल्टरेशन, रेमिशन एंड वेवर। सबसे पहले नोवेशन 62, वर्ड से पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करोगे, पुराना कॉन्ट्रैक्ट रेपिडेट करोगे, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे, एंड पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट करोगे। सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एट दैट टाइम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। अभी जयदीप का जया से एंगेजमेंट हुआ था, फिर से जमुना से कर दिया तो सब्स्टिट्यूट हो गया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होगा। लेट वी सी एनालिसिस ऑफ 62, इफेक्ट ऑफ नोवेशन क्या होगा? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्चार्ज, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स, पुरानी की कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे ही नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, मे बी आइदर बिटवीन द सेम पार्टी और
डिफरेंट पार्टी, दोनों सेम पार्टी के बीच में भी हो सकता है एंड डिफरेंट पार्टीज के बीच में भी हो सकता है। रिमेंबर, अल्टरेशन में सेम पार्टी कंपल्सरी, लेकिन नोवेशन में पार्टी में बी सेम एंड में बी डिफरेंट। जयदीप एंड जया का अप्रैल में मैरिज डिसाइड हुआ था, लेकिन सीए फाइनल की एग्जाम आ गई तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके एग्रीमेंट लेके नया कॉन्ट्रैक्ट लिखा। अभी हम शादी दिसंबर में करेंगे, क्रिसमस। एट दैट टाइम पार्टीज आर सेम, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, नया कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जाएगा। लेकिन ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही होता है। नोवेशन में पार्टी सेम भी हो सकती है, पार्टी अलग भी हो सकती है। रिसेशन, इससे पहले 34 में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ए को बी को मनी देना था, ए बी सी साथ में मिलके एक एग्रीमेंट कर देते हैं, अभी सी बी को पे करेगा। देखो सी एग्री हो रहा है, एग्री नहीं होता तो वैलिड नहीं होता। तीनों साथ में मिलके कॉन्टेक्ट कर रहा था, ए को बी को देना था, उसकी जगह पे सी बी को दे रहा है, इट्स ए वैलिड। एट दैट टाइम ए इज डिस्चार्ज बिकॉज बी एंड सी बोथ वैलिड है। यहाँ पे बी ने बोला होता मुझे सी से नहीं चाहिए, ए से ही चाहिए, तो ये वैलिड नहीं होता। लेकिन यहाँ बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए दे या सी दे, उसको दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ए अभी बी को पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन सी है वो बी को पेमेंट करेगा। नाउ रिसेशन, व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन यानी कैंसलेशन, रिसेशन यानी कैंसलेशन। ओनली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। जयदीप और जया घूमने गए थे, रेस्टोरेंट में डिनर लेने बैठे, कुछ फाइटिंग हो गई ऑर्डर देने में। एट द टाइम दोनों अलग हो गए, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, दोनों का दिमाग ठिकाने नहीं, अभी हो कहीं बात नहीं चलाई है। रिमेंबर दैट नोवेशन में रिसेशन आ ही जाएगा, पुराना कैंसल होगा तभी तो नया होगा, नोवेशन में रिसेशन आ ही जाएगा। लेकिन रिसेशन में नोवेशन नहीं आएगा, रिसेशन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हुआ है, नया मॉडल ढूंढने का बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ नोवेशन, अल्टरेशन, रिसेशन, एमिशन सब में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करोगे। नाउ अल्टरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अल्टरेशन? अल्टरेशन यानी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज, अल्टरेशन यानी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज। वही पार्टी है, जयदीप एंड जया ने डिसाइड किया था कि हम शादी कब करेंगे, तो क्या फरवरी में, अभी चेंज कर रहे हैं, उसी में अमेंड कर रहे हैं, अब हम दिसंबर में करेंगे। टर्म्स कंडीशन चेंज होगी, पार्टी चेंज नहीं होगी। अल्टरेशन में आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो आप चेंज कर रहे हो, एक तरीके का वो रिसाइन ही हुआ, लेकिन उसी में अमेंडेड हुआ, इसीलिए अमेंडेड एग्रीमेंट आपको परफॉर्म करना है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस आगे हम देखेंगे, लेकिन उस दोनों में डिफरेंस समझना थोड़ा टफ है। इतना ही डिफरेंस समझो, अल्टरेशन में पार्टी सेम रहना कंपलसरी है, नोवेशन में सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती। अल्टरेशन नोवेशन हो सकता है, हर एक नोवेशन अल्टरेशन नहीं हो सकता। पार्टी चेंज होती है तो नोवेशन अल्टरेशन नहीं होगा, इसीलिए नोवेशन एंड अल्टरेशन के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है, तभी भी दिया है तो हम समझेंगे। नोवेशन में पुराना कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड पार्टी दोनों चेंज होगी, लेकिन अल्टरेशन में सिर्फ टर्म्स चेंज होगी, पार्टीज चेंज नहीं होगी। नोवेशन में पुराने की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अल्टरेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही आप टर्म्स चेंज कर रहे हो, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही आप टर्म्स चेंज कर रहे हो। फ्रेंड्स, वेवर एंड रेमिशन, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बताया आपको। पार्टली और होली आप रेमिट कर रहे हो, मुझे 5 लाख आपसे लेना था, आपने 3 लाख दिया मुझे, मैंने बोला कोई बात नहीं है चलेगा, तो एट दैट टाइम इट इज़ नथिंग बट रेमिशन। होली और पार्टली आपने मुझे पे किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ,
मेरी परमिशन लेके ही पे किया है, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। एट दैट टाइम इट इज़ वैलिड एंड प्रॉमिसर डिस्चार्ज। आप कहाँ पे रेमिट कर सकते हो, टाइम में भी कर सकते हो। कौशल आपने बोला था 10 दिन में पेमेंट करूँगा, बाद में आप आए, मैंने बोला कोई बात नहीं 6 महीने के बाद करना, इट इज़ रेमिशन। आपने बोला था मैं मनी पे करूँगा, बाद में आके बोला नहीं नहीं नेकलेस पड़ा हुआ है चलेगा, मैंने बोला चलेगा कोई बात नहीं है, तो वो क्या हुआ, रेमिशन। 64 रिस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रिस्टोरेशन यानी वापिस देना, रिस्टोर करना, परत करना। हेलो अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके मैंने ऋषि से उसका घड़ियाल 1 लाख वाला 10,000 में लिया था। तो घर पे गया, पापा ने बताया ऐसा नहीं करना। एट दैट टाइम उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो मुझसे 10,000, मैं उससे 10,000 ले सकता हूँ। क्यों? यहाँ पे रिस्टोरेशन है बेनिफिट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट आप रिस्टोर कर रहे हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया ना, तो मुझसे जो मनी लिया है वो तो वापिस करो। वॉइडेबल में अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। वो जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा तो उसको कुछ भी अमाउंट मिला हुआ है तो वो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 64 देखो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपको टर्मिनेट करना है तो मिला हुआ बेनिफिट वापिस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 36 अच्छा सा दिया है। इंश्योरेंस कंपनी, व्हाट इज इंश्योरेंस कंपनी? लेट वी सी। किसी बंदे ने मटेरियल इंफॉर्मेशन बताई नहीं, उसको डिसीज था, वो डिसीज बताया नहीं है। बाद में जब मालूम पड़ा इंश्योरेंस कंपनी को ये डिसीज तो पुराना है, तो जो प्रीमियम पे किया है, पॉलिसी होल्डर ने जो प्रीमियम पे किया है, वो प्रीमियम में से LIC अपना जो चार्जिस है, कमीशंस है, एडमिन एक्सपेंसेस है, वो सब डिडक्ट करके बाकी की रकम वापस दे देगी। बेनिफिट रिस्टोर माना जाएगा। मिस्टर एक्स को सीवियर डिसीज था, LIC के पास गया, उसने टर्म प्लान निकलवाया, लेकिन बाद में वो डिसीज LIC को मालूम पड़ गया कि ये तो पुराना है, तो LIC कैंसिल करेगी कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको जो प्रीमियम मिला है वो प्रीमियम में से उसके जो एक्सपेंसेस है वो डिडक्ट करके बाकी का रकम वापस दे देगी। बेनिफिट जो मिला है वो वापस देना है, रिस्टोर करना है। सेम रूल एप्लीकेबल इन वॉइड एग्रीमेंट। देखो, जहाज में मेरा सामान आ रहा था, मैंने आपको बोला ये मैं आपको बेच दूंगा, आपने मुझे एडवांस 1 लाख रुपये दिया, बाद में वो जहाज डूब गया तो मुझे आपको 1 लाख वापस करना पड़ेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी को भी बेनिफिट मिला है तो वो रिस्टोर करना है, वापस देना है। बाउंड टू रिस्टोर एंड कंपेसेशन, मुझे जो मिला है वो आपको मैं वापस कर दूंगा। लेट वी सी, रिस्टोर बैक वर्ड यूज किया है, आपको वर्डिंग दूसरे क्या यूज किया है, सफिशिएंट टू पुट इन ए पोजीशन प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपके पॉकेट में जितने मनी थे ना, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जितने मनी थे ना, वो मनी आप क्या करोगे, वो मनी आपको पहले थे उतना मिलना चाहिए। 1 लाख कौशल के पॉकेट में थे, कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैंने उसको 10,000 दिया, तो 10,000 उसे मुझे वापस करना है। रिस्टोर द बैक, दोनों सेम पोजीशन प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट में आ जाना चाहिए। ए ने बी को बोला 1 लाख दूंगा, शादी कर ले सी के साथ, बाद में सी डेड हो गई तो क्या हुआ, 1 लाख पे करने की ज़रूरत है नहीं, जो दिया है तो भी वापस, दिया है तो भी वापस। बेनिफिट रिस्टोर, ए ने बी को दिया 1 लाख, बोला सी से शादी कर, बाद में सी से शादी करने से पहले सी मर गई तो जो 1 लाख मिला है वो बी वापस कर देगा। देखो अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या है, ए ने गोडाउन हायर पे रखा है, 1 साल के लिए रखा था, लेकिन 7 मंथ के बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ओनर को पूरे साल का रेंट पे किया था। डिस्ट्रॉय गोडाउन होने की वजह में कोई भी एक पार्टी नहीं थी,
टेनेंट है उसका कोई डिफॉल्ट नहीं था। एट दैट टाइम टेनेंट है ओनर से 5 मंथ का रेंट रिटर्न ले सकता है। 1 साल के लिए गोडाउन रखा था, आपने रेंट पे कर दिया था पूरे साल का, 7 मंथ के बाद टेनेंट के डिफॉल्ट के बिना डिस्ट्रॉय हो गया। एट दैट टाइम ओनर क्या करेगा, ओनर वापिस दे देगा, ओनर 5 मंथ का रेंट वापिस दे देगा। देखो एडवांस मिला है तो वापिस देखा, लेकिन अदर पर्पस के लिए मिला है तो, अदर अमाउंट मिली है तो वापिस देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल अर्नेस्ट मनी का दिया है, हम जिसको सूथी बोलते हैं। 4 लाख का लैंड लिया, 40,000 एडवांस दिया, बोला बाकी का 1 महीने में पे कर दूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाए। ये जो 40,000 है वो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाकी का 360 आप परफॉर्म करो ना, इसीलिए आप 40,000 लेके उसको बांध रहे हो, तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। वो 40,000 फॉरफिट कर लेंगे, वापस देने की ज़रूरत नहीं है। ये अर्नेस्ट मनी है, ये बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो सिक्योरिटी है। कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, देखो आपको ऑफर कैसे कम्युनिकेट करना वो चैप्टर 1 में लर्न किया था। प्रपोजल कब कम्युनिकेट करेगा, लो सामने वाले के नॉलेज में आएगा तब प्रपोजल कम्युनिकेट होगी। कम्स टू द नॉलेज, कम्स टू द नॉलेज, लेटर रीचेस टू द प्रोमिसी एंड रीड। वही रूल यहाँ डिसीजन में अप्लाई होगा। एक पार्टी जब भेजेगी तब कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, सामने वाले को मिलेगा, वो पढ़ेगा, उसको नॉलेज में आएगा, तभी कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन कंप्लीट होगा। नाउ रिफ्यूज टू परफॉर्म, प्रोमिसर तो परफॉर्म करने के लिए रेडी है, लेकिन प्रोमिसर ने रिजनेबल फैसिलिटी नहीं दिया, गोडाउन की चाबी नहीं दी, घर छोड़ के भाग गया था, लोग था। ऐसी कोई भी सिचुएशन में प्रोमिसर रेडी टू परफॉर्म है, प्रोमिसर निग्लेक्ट कर रहा है, प्रोमिसर रिजनेबल फैसिलिटी नहीं दे रहा है, प्रोमिसर एक्सक्यूज, प्रोमिसर डिस्चार्ज, प्रोमिसर स्यू कर सकता है। टीचर्स तो पढ़ाने के लिए रेडी है, लेकिन आर्टिकल और अप्रेंटिस आएगा नहीं तो टीचर कहाँ से पढ़ाएगा, इसीलिए प्रोमिसर को रिजनेबल फैसिलिटी देना है तो ही प्रोमिसर परफॉर्म करेगा। रिपेयर, देखो मकान रिपेयर करने के लिए हमारा कॉन्टेक्ट हुआ था, मैंने आपको की दिया ही नहीं है, तो आप परफॉर्म कैसे करोगे, मुझे आपको रिजनेबल फैसिलिटी देना पड़ेगा। नाउ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, लेट वी सी। ऑब्लिगेशन जो हमारी क्रिएट हुई है वो हम जब परफॉर्म करेंगे तब तो एंड आ ही सकता है, उसके अलावा और रास्ते भी आपके ऑब्लिगेशन के डिस्चार्ज में है। सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस मीन्स देखो मेरी जो ऑब्लिगेशन है वो ऑब्लिगेशन मैंने पूरी की हुई है, रीजनेबल टाइम में, रीजनेबल मैनर से, जैसे बोला था वैसे ही पूरी की हुई है, तो क्या होगा, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस, मुझे आपको गुड्स देना था, मैंने आपको दे दिया, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मैं गुड्स देने के लिए आया, आपने मना बोला, तो वो क्या हुआ, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मुझे जो करना था वो हैज डन, मैंने किया हुआ है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैं करने के लिए रेडी था, आपने लिया नहीं है, तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। 40 एंड 41 में एग्जाम्पल में भी आपको वही दिया है। कार सेल किया, मैंने कार दिया, आपने मनी दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस। टिम्बर सप्लाई करने के लिए ए रेडी था, बी ने लिया नहीं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। नाउ म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिस्चार्ज, आज ही अभी हमने देखा म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी नोवेशन, अल्टरेशन, एमिशन, उससे सामने वाली पार्टी डिस्चार्ज हो सकती है। 1 लाख देना था मुझे आपको, मैंने 50,000 दिया है, तो रेमिशन है तो भी डिस्चार्ज, रेमिशन है तो भी डिस्चार्ज, क्यों, म्यूचुअल एग्रीमेंट है। 5 लाख देना था, 2 लाख दिया, डिस्चार्ज, क्यों, म्यूचुअल एग्रीमेंट है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस 2 तरीके का होता है, वेरी स्टार्ट है, बिनिशो यानी बिगिनिंग से, इम्पॉसिबिलिटी बिगिनिंग से है, और आफ्टरवर्ड सुपरवेनिंग, पीछे से इम्पॉसिबल हुआ। हेलो, अभी गुजरात में आप बाइंड कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो इनिशियल होगा, महाराष्ट्र में अभी अलाउड है, बाद में मना हो जाएगा तो सब्सिक्वेंट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट किया है तभी ही वॉइड है, इम्पॉसिबल है तो इनिशियल, किया तब पॉसिबल था, जय ने जया से एंगेजमेंट किया तब दोनों जिंदा थे, बाद में जया मर गई
तो वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी यानी क्या, चेंज इन लॉ। सबसे पहले महाराष्ट्र में वाइन कॉन्ट्रैक्ट अभी किया है, बाद में उसमें रिस्ट्रिक्शन आया तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर लॉस, फियांसी मर गई, वो फियांस वाइस वर्सा, कोई भी एक मर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट अमल में नहीं आएगा। पर्सनल इनकैपेसिटी, नॉन अकरेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, सिंगिंग करना था लेकिन गला बंद था, ड्राइंग करना था हाथ दुख रहा था कट गया वॉटेवर, तो यहाँ क्या हुआ, नॉन एग्जिस्टेंस नॉन अकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। ऐसे पर्सनल कैपेसिटी, तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, आप डिस्चार्ज। वॉर होता है तो एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं ड्यूरिंग द वॉर। मैजिक करके अमाउंट ढूंढ के दूंगा, मैजिक करके कुछ नहीं होता है, मेहनत से ही होता है, तो इम्पॉसिबल है। ए ने बी के साथ मैरिज का एग्रीमेंट किया लेकिन ए मेड हो गया तो क्या हुआ, डिस्चार्ज। थिएटर में गाने के लिए 6 मंथ तक जाना था लेकिन ड्यू टू इल हेल्थ नहीं जा पाए तो डिस्चार्ज। हॉर्स बेचा था 5000 में लेकिन एक्सीडेंट हुआ हॉर्स का तो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम में 3 साल के बाद हम किसी के डेप का स्यू नहीं कर सकते। एट दैट टाइम बेड डेप हो जाता है तो लिमिटेशन ऑफ द एक्ट के मुताबिक आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, फाउंडेशन का फीस का पेमेंट आप 3 साल तक नहीं करोगे तो आप डिस्चार्ज हो जाओगे, बिकॉज टाइम बेड डेप्ट एंड लिमिटेशन एक्ट उसका मतलब है लैप्स ऑफ टाइम, समय पूरा हो जाना। ऑपरेशन ऑफ द लॉ, डेथ हो जाती है तो उसके पापा डिस्चार्ज, उसका सन है वो अप टू प्रॉपर्टी लायबल। इंसॉल्वेंसी में सब असेट आप रिसीवर को दे देते हो, इंसॉल्वेंट पर्सन डिस्चार्ज, रिसीवर प्रोपोर्शनेटली पे करेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 तरीके का ब्रीच होता है, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच यानी ड्यू डेट पे मना बोल रहे हैं, डीडीएल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जब लड़की है वो शादी के टाइम महाराज ने बोला कन्या को ले आओ तो अंदर से आवाज आई कन्या तो भाग गई। एक्चुअल ब्रीच, समय पे ना बोलना, एक्चुअल ब्रीच समय से पहले अगले दिन डांडिये के टाइम और इनविटेशन के टाइम भाग गई तो वो क्या हुआ, एंटीसिपेटरी ब्रीच। मुझे आपको 10 जून को गुड्स देना था, मैंने 10 जून को आपको मना बोला तो एक्चुअल ब्रीच। उससे पहले मैंने आपको मना बोला तो एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच। नाउ वेव और रेमिशन आगे आ चुका है। आप मुझे कम पे कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ तो क्या होगा, रेमिशन, वेवर, डिस्चार्ज। 1 लाख की जगह 50,000 पे किया तो भी रेमिशन है, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगेन प्रोमिस ने रिफ्यूज़ किया, निगलेक्ट किया, प्रोमिस ने जगह नहीं दिखाई, वेयरहाउस नहीं दिखाया है तो प्रोमिसर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करके डिस्चार्ज। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म बोथ आर सेम, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप क्लास में आते ही नहीं हो, मैं क्या करूँगा, कैसे पढ़ाऊँगा। तो एट दैट टाइम आई विल बी डिस्चार्ज अगेंस्ट यू। मर्जर ऑफ राइट, मेरे पास ओनली 2 राइट है, एक सुपीरियर राइट है, एक इन्फीरियर राइट है। एक ही जगह है मेरे पास रेंट पे थी, वो मैंने और कहीं जो मैंने रेंट पे थी और किसी के पास से मैंने परचेस कर ली, तो जो रेंट वाला राइट भी था और ओनरशिप का राइट भी था, तो रेंट वाला जो राइट है, लीज है, दैट विल बी कैंसल्ड एंड ओनली ओनरशिप विल बी वैलिड। मर्जर ऑफ राइट, 2 राइट, इन्फीरियर राइट, सुपीरियर राइट, ओनली सुपीरियर राइट कैन बी परफॉर्म। फ्रेंड रिवीजन वीडियो है, बुक सामने रख के सुनिए, फर्स्ट वीडियो से सुनिए तो ही समझ में आएंगे। एंड हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे आपको। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।